हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 27 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर करते हैं। इन शॉर्ट गाइज, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है। एंड जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के ये कुछ आज टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूंगा इसकी चैनल का नाम करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा है। चेक कर लीजिए कि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने एक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा टेलीग्राम चैनल का नाम है, ये इसका यूजर आईडी है। फेसबुक पर भी आप चाहें तो मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। कमलाक्ष झा मेरा नाम है और ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अब गाइस, पेपर 1 की जो पहली न्यूज है इसमें हम लोग हैदराबाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हैदराबाद की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन, हैदराबाद से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग हैदराबाद को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का 50वां वेबिनार हम लोग को देखने को मिला था, जिसका टाइटल था कल्चरल हेरिटेज ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के कल्चरल हेरिटेज के बारे में यहाँ पर बताया गया था इस वेबिनार के दौरान। और ये देखो अपना देश सीरीज का ही एक हिस्सा था। तो देखो अपना देश सीरीज के तहत आपको याद रहोगा पिछले कुछ समय में हम लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में डिस्कस किया था और भी काफी सारे स्टेट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो देखो अपना देश सीरीज में हम लोग को देखने को मिला था पास्ट में। राइट, याद आ रहा है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड? मुझे छत्तीसगढ़ याद आ रहा है, उसके अलावा और भी कुछ स्टेट्स हमने कवर ऑलरेडी की हुई है। और जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं उसको हमने देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशंस को देखा था। वैसे ही आज हम लोग हैदराबाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जानेंगे, हैदराबाद की कुछ इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन प्लेसेस को जो है वो हम लोग देखेंगे। बट हैदराबाद को स्टार्ट करने से पहले, इसकी डिटेल्स देखने से पहले, देखो अपना देश सीरीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आप जान लो। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, देखो अपना देश सीरीज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का एक इनिशिएटिव है, क्योंकि डायरेक्टली ऐसे मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। हालांकि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है देखो अपना देश, यानी कि अपनी कंट्री के सिटीजन्स को जो है वो बताया जा रहा है कि अपने देश जो है वो उसमें कौन सी चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। काफी सारी ऐसी लोकेशंस भी होती है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता, लेसर नोन डेस्टिनेशंस होती हैं। जैसे कि जो वर्ल्ड फेमस लोकेशंस हैं, जैसे ताजमहल, सभी लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में, राइट। और बट काफी सारी ऐसी प्लेसेस हमारी कंट्री के अंदर है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, हमारी कंट्री के सिटीजन्स को, राइट। तो ऐसी जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं उसके बारे में लोगों को अवगत कराना। दूसरी बात, काफी बार ऐसा भी होता है कि काफी जो पॉपुलर डेस्टिनेशन होती है लोगों को पता तो होता है कि ये फलाना पॉपुलर वर्ल्ड फेमस जो लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, वो कहाँ पर है, राइट, कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है। बट लोगों को उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में नहीं पता होता। तो यहाँ पर लोकेशन जो होती है, डेस्टिनेशन जो होती है, उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाता है इस देखो अपना देश सीरीज के तहत। तो ये इसकी यही ऑब्जेक्टिव है, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना और हमारी कंट्री के अंदर टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट करना, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और लोगों के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना। तो ये इसके कुछ फैक्ट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए देखो अपना देश सीरीज के बारे में। और इससे बाहर का आपको और कुछ नहीं जो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी कि जो भी पूछा जाएगा देखो अपना देश सीरीज के बारे में, इतना ही, इससे बाहर जो है वो नहीं पूछा जाएगा। बट हैदराबाद से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद के कल्चरल हेरिटेज की यहाँ पर चर्चा हुई थी और किन किन चीजों के बारे में बातें हुई थी। तो सबसे पहली चीज तो याद रखना, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ पियर्स हैदराबाद को कहा जाता है। और सिटी ऑफ निजाम इसको कहते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा निजाम के बारे में, है ना। तो सिटी ऑफ निजाम इसको कहा जाता है। कुतुब शाही डायनेस्टी से हैदराबाद की शुरुआत हुई थी और मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद को 1591 में स्टैब्लिश किया था। नाम याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में और इवन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं इस प्रकार के, वो कभी कभी यूपीएससी भी डायरेक्टली पूछ लेती है। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद को 1591 में स्टैब्लिश किया था। ये अपनी जो कैपिटल है उसको गोलकोंडा के आगे जो है वो एक्सपेंड कर रहे थे, राइट। गोलकोंडा फोर्ट आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में तो इवन यूपीएससी ने पहले पूछा भी हुआ है पास्ट ईयर्स में। फिर 1687 की बात करें तो मुगलों ने हैदराबाद को जो है वो एनेक्स कर दिया था, कब्जा कर लिया था हैदराबाद के ऊपर।
और 1724 में मुगल गवर्नर निजाम असफ जा वन, याद आ रहा है इसके बारे में? ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, कई बार इनके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने जो है वो फाउंडेशन कर दिया था असफ जाही डायनेस्टी का, राइट। और हैदराबाद जो है वो असफ जाही के अंडर इंपीरियल कैपिटल के तौर पर 1769 से लेकर 1948 तक हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो असफ जाही डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और दूसरी डायनेस्टी कौन सी एसोसिएटेड है हैदराबाद के अंदर? कुतुब शाही डायनेस्टी, राइट। इसके आगे की कुछ चर्चा करें और भी, जैसे कि कुछ कल्चरल साइट्स हैदराबाद के अंदर हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि गोलकोंडा फोर्ट, ये वर्ल्ड फेमस है, ये भी गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। ये देखो, ये गोलकोंडा फोर्ट, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। ये गोलकोंडा फोर्ट है। इसको काकातीया डायनेस्टी के द्वारा बिल्डअप किया गया था। याद रखना कौन सी डायनेस्टी ने गोलकोंडा फोर्ट जो है उसको बिल्डअप किया, उसको जो है वो निर्मित किया, तो याद रखिएगा काकतीया, ठीक है। 13वीं सेंचुरी में ये हम लोग को देखने को मिला था। इसके अलावा चौमहल्ला पैलेस की अगर बात करें तो ये पैलेस जो है वो असफ जाही डायनेस्टी की गद्दी के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता था। और यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज मेरिट अवार्ड्स भी इसको मिला हुआ है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यानी कि इस कैटेगरी के लिए। और चार मीनार की बात करें, ये भी फेमस है, बट उससे पहले ये आप देख लो, चौमहल्ला पैलेस ऐसा दिखाई देता है, कितना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है, राइट। इसके अलावा चार मीनार, तो ये तो आप जानते ही हैं इसके बारे में, चार मीनार के बारे में, तो ये आप देख लीजिए इसको। चार मीनार की बात करें तो ये मॉन्यूमेंट जो है वो कुली कुतुब शाह, इन्होंने अपनी जब कैपिटल गोलकोंडा से हैदराबाद में शिफ्ट की थी, तब उस समय ये चार मीनार बनाया गया था, राइट। मक्का मस्जिद की बात करें, मक्का मस्जिद, राइट, मक्का मस्जिद, ये देखो आप, ये मक्का मस्जिद ऐसी दिखाई देती है। मक्का मस्जिद जो है गाइस, कहा जाता है, बिलीव है कि इस मस्जिद की जो ईंटें हैं वो मक्का से लाई गई थी, राइट। तो ये चीज जो है वो कही जाती है इस मस्जिद के लिए, राइट। बिलीव है कि इस मस्जिद की जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो मक्का से लाई गई थी, मक्का से। और इसको औरंगजेब ने कंप्लीट किया था, तो औरंगजेब याद रखना मक्का को कंप्लीट करने वाला, राइट। और वरंगल फोर्ट, तो ये भी काफी फेमस है, वरंगल फोर्ट, ये देखो आप देखने को मिल रहा है, टूटा हुआ है, ये रूइंस ऑफ वरंगल के नाम से ये जाना जाता है, राइट, क्योंकि टूटा हुआ है ये वरंगल फोर्ट। और इसकी कुछ फैक्ट्स देखें तो 12वीं सेंचुरी का बताया जाता है ये फोर्ट हुआ करता था। और काकातीया डायनेस्टी की कैपिटल के तौर पर ये फोर्ट हम लोग को देखने को मिलता था, वारंगल फोर्ट, ठीक है। तो बस ये इतनी बेसिक चीज जिसके बारे में एक जनरल आइडिया होना चाहिए। आप चाहें तो जब भी आप स्टैटिक पोर्शन पढ़ें जनरल स्टडीज का, गोलकोंडा फोर्ट आता है, ये पैलेस की बात होती है, चार मीनार की बात होती है, मक्का की बात होती है, या मक्का मस्जिद की हैदराबाद में बात होती है, तो आप इस पर थोड़ा सा डीपली देखिएगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि करंट अफेयर्स में जो चीजें लिखी रहती हैं, आती हैं, यानी कि न्यूज वगैरह में, तो वो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि उसी से इर्द गिर्द जनरल स्टडीज के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको एंड में कुछ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज होमवर्क पढ़ने के लिए कहता हूँ। और अभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि आप जैसे अपने नोट्स जब बना के चलें, तब जब भी आप जनरल स्टडीज का पढ़ें, तो उस बीच अगर इन लोकेशन से रिलेटेड कुछ भी अगर टॉपिक आता है आपके पढ़ते समय, यानी कि हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ टॉपिक आ गया ऐसा, तो आप थोड़ा सा उस टॉपिक को हाईलाइट कर देना, ठीक है। तो ये वाली चीज है, इस टॉपिक से रिलेटेड इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बोंडास के बारे में बात करेंगे, बोंडास क्या है, क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ये बोंडा क्या है, ट्राइबल कम्युनिटी, याद रखिएगा, ठीक है। ओडिशा के अंदर मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसकी जो पहाड़ियां हैं, हिल रेंज जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वहां पर ये ट्राइब्स रहती हैं। तो याद रखना ये ट्राइब कहां से एसोसिएटेड है, ओडिशा से एसोसिएटेड है, बोंडास, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते क्या है, तो जैसे ट्राइब्स है, अब ट्राइब्स में भी जो पिछड़ी ट्राइब होती है, काफी ज्यादा पिछड़ी, और जिनकी संख्या काफी कम होती है, तो वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाती है। इनकी पॉपुलेशन जो है वो मात्र 7,000 है, यानी कि इस कम्युनिटी के अंदर सिर्फ 7,000 लोग ही हैं। इनको शादी करके जो है वो बॉन्डेड लेबर की तरह रखा जाता है। तो ये एक चीज इनके साथ एसोसिएटेड है, जिसको डायोसिंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक दहेज प्रथा भी चलती है, जिसको गिनिंग कहा जाता है, राइट। तो इसमें दुल्हन के लिए जो है वो पैसे दिए जाते हैं, पे किया जाता है दुल्हन के लिए, राइट। तो ये वाली चीज देखने को मिलती है कि दुल्हन के लिए दहेज जो है वो दिया जाता है। तो ये वाली चीज है यहाँ पर, गिनिंग ऐसी प्रथा है। जैसे कि काफी सारी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज की अलग अलग कुछ खासियत होती है, उनकी कल्चरल ट्रेडिशनल कुछ कुछ एक्टिविटीज वो करते हैं। जैसे कि कई बार जो होता है कि जो युवा जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो जंगल में जाते हैं। जैसे मतलब एक एज क्रॉस होती है तो उनको जंगल में भेजा जाता है, और जंगल में वो एक दूसरे को जो है वो मारते हैं, और मतलब उससे डिसाइड होता है कि वो कैसी जो है वो उनकी मैरिज होगी। तो ये मध्य प्रदेश की कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, वो ऐसा कुछ करती हैं। तो ये बहुत सारे हैं, मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज के अलग अलग आप पढ़ोगे तो अलग अलग चीजें मिलती रहेगी, बट जो न्यूज में है मेनली उससे एसोसिएटेड चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। जैसे कि बोंडा, ठीक है, तो बोंडा के बारे में ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इनकी एक दहेज प्रथा भी इनके यहाँ चलती है, एक डाउरी है, दहेज का एक रूप है, जिसको गिनिंग जो है वो कहा जाता है, ठीक है, गिनिंग।
और दुल्हन के लिए जो है वो ये दहेज दिया जाता है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि इनके 4 मेंबर जो हैं उनको कोरोना हो गया है, कोरोना पॉजिटिव, तो इसलिए ये टॉपिक इनका न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। और इंडिया के अंदर सबसे लंबा रिवर रोपवे आप देख सकते हैं, ये रिवर रोपवे ऐसा होता है, ये आसाम के अंदर गुवाहाटी में कंस्ट्रक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं ये। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के 2 बैंक्स जो है, किनारे जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करेगा ये। बताया जा रहा है कि 1.8 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मात्र 8 मिनट में कवर किया जाएगा इस रोपवे के थ्रू। तो ये चीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। याद रखना, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोपवे ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर है और ये गुवाहाटी असम में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है लोकायुक्त के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए लोकायुक्त के बारे में। आप 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, लास्ट में एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और लोकायुक्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानने का। तो देखिए, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक व्यक्ति को लोकायुक्त के पद के लिए सेलेक्ट करते हैं, एक पर्सन को लोकायुक्त के पद के लिए सेलेक्ट करते हैं, राइट। और ये कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, जो स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, चेयरमैन जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली के हम लोग को देखने को मिलते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उनके साथ जो है ये कंसल्ट करने के बाद एक व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं जो कि लोकायुक्त के पद पर अपॉइंट किया जाता है। और लोकायुक्त को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है एग्जैक्टली, तो वो गवर्नर अपॉइंट करते हैं लोकायुक्त को, बट सेलेक्ट करने वाले जो होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं। और ये फलाना जो टीम पूरी हम लोग को देखने को मिलती है ये, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सेलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है और अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है। सिर्फ एक वर्ड की हेराफेरी होती है और वो पूरा स्टेटमेंट जो है वो बदल देती है, यानी कि आपका आंसर जो है वो गलत करवा सकती है सिर्फ एक वर्ड। तो पूरे क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज जो भी क्वेश्चन आते हैं वर्ड टू वर्ड पढ़ो, तब जाकर सही रहेगा, ठीक है। नहीं तो एक वर्ड की हेराफेरी में गड़बड़ हो जाती है। तो अपॉइंटमेंट याद रखना, अपॉइंट इसको लोकायुक्त को गवर्नर करते हैं। और एक बार अगर लोकायुक्त अपॉइंट हो जाते हैं तो उनको ना कोई हटा सकता है उनके पद से, ना उनको ट्रांसफर कर सकता है, राइट। यानी कि उनको ना हटाया जा सकता है ना ट्रांसफर किया जा सकता है सरकार के द्वारा। बट अगर किसी लोकायुक्त को अगर रिमूव करना है तो असेंबली के अंदर एक मोशन पास किया जाता है इम्पीचमेंट का, उसी के बाद जो है वो हटाए जाते हैं। यानी कि इनको इनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस होता है वो जज की तरह ही हम लोग को देखने को मिलता है। जो प्रोसीजर जज के रिमूवल का हम लोग को देखने को मिलता है वैसे ही इस लोकायुक्त का होता है, राइट। तो ये जज के रिमूवल के बारे में कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद आ रहा होगा। तो ये बस बेसिक फैक्ट्स इनके बारे में जानो आप। अभी नागालैंड के अंदर लोकायुक्त जो है उनसे रिलेटेड, यानी कि लोकायुक्त की जो पावर्स है वो उप लोकायुक्त को जो है वो दी जा रही है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो था वो न्यूज में था। हालांकि वो टॉपिक जो है वो अभी एट प्रेजेंट आप लोग के लिए काम का नहीं है, आगे चल के उससे रिलेटेड कोई एडिटोरियल्स आते हैं और या फिर कोई आर्टिकल्स ऐसे अच्छे देखने को मिलते हैं, तब मैं उस पूरी केस स्टडी को यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। अभी के लिए ये टॉपिक जो है वो लोकायुक्त से रिलेटेड से इतनी बस जानकारी आप लोग को होना चाहिए, राइट। और बस एक बेसिक आइडिया कि नागालैंड के अंदर जो लोकायुक्त हैं उनकी जो पावर्स हैं वो उप लोकायुक्त यानी कि वाइस लोकायुक्त आप कह सकते हो, उनको जो है वो दी जा रही है, राइट। आगे की चर्चा करें, ग्लैंडर्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो क्वेश्चन आ जाए कि ग्लैंडर्स क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, फैलने वाली बीमारी है ये, एक बैक्टीरियम के थ्रू फैलती है। बैक्टीरियम का नाम जो है वो है बुरखोल्डेरिया मैली, ये बैक्टीरियम का नाम है। किन किन को ये डिजीज इन्फेक्ट करती है, तो लोगों को इन्फेक्ट करती है, बट शुरुआती तौर पर ये डिजीज जो है वो घोड़ों को अफेक्ट करती है। और घोड़ों से फिर ये डोंकीज में, खच्चरों में, जो गोड्स, डॉग्स, कैट्स होते हैं, ऐसे जो मैमल्स हैं उनमें फिर ये फैलती है। आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग इनिशियल तौर पर ये बीमारी जो है वो घोड़ों को होती है, फिर घोड़ों से दूसरे मैमल्स में और ह्यूमंस में ये बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। और ह्यूमंस में ट्रांसमिट कैसे होती है, तो जब इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में जब ह्यूमन आते हैं, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल का जो बॉडी फ्लूइड है वो ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो डॉग्स होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी घोड़े से डॉग को ये बीमारी हो गई, कुत्तों को ये बीमारी हो गई। अब आपको पता है कि जो डॉग्स होते हैं, जो पेट डॉग्स हम लोग को देखने को मिलते हैं घर में, तो वो अपने ओनर को भी चाट लेते हैं। जैसे ओनर उनके पास आते हैं तो वो उनको चाटने लगते हैं, राइट, उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो वैसे ही होता है कि ये जो एनिमल का जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, उनका आंसू हो गया या उनकी जो लार वगैरह जो होती है वो हो गया, राइट। तो वो जैसे ही ह्यूमन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे जो है वो उनकी जो इन्फेक्टेड एनिमल जो है उसकी जो लार है या उसका आंसू या बॉडी फ्लूइड है वो ह्यूमन की बॉडी में जब एंटर कर जाता है। अब कैसे एंटर करता है, तो जैसे कि अगर ह्यूमन को कहीं पे चोट लगी है
ठीक है, चोट के थ्रू एंटर कर गया या फिर आंखों के थ्रू, राइट। आपको पता होगा कि आंख से भी जो है वो एंटर हो जाती हैं चीजें, जैसे कि कोरोना वायरस में आप चीजें समझ ही रहे होगे, राइट। कहा जाता है कि आंखों को प्रोटेक्ट करना है, नाक को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एक ऐसी चीजें हैं हमारी बॉडी में जहां से बाहर की जो चीजें हैं वो अंदर चली जाती है बॉडी में, राइट। वैसे ही ये बैक्टीरिया जो है वो बॉडी के अंदर इस प्रकार से एंटर कर जाता है, जैसे कि किसी को चोट लगी है तो चोट के थ्रू एंटर कर जाएगा, आंखों के थ्रू, नाक के थ्रू, या इवन इनहेल करने से भी एंटर कर जाता है। जैसे कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है वो किसी डस्ट को कंटामिनेट कर दे, खराब, यानी कि जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल्स है, अब उस डस्ट पार्टिकल में वो बैक्टीरियम चला जाए उस एनिमल से, कैसे चला जाएगा, जैसे कि ऑब्वियस ही बात है, सांस तो जो ये भी ले रहा है एनिमल भी ले रहा है। अब आपको पता होगा कई बार जो है ये एनिमल जो मिट्टी मिट्टी चाट लेते हैं इस प्रकार से, राइट। और जैसे इनने मिट्टी मिट्टी चाटी या फिर उनके आसपास का जो एयर होता है, एनवायरमेंट जो होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, तो वो उनकी बॉडी में गए और उन्होंने एक्सेल की वो वाली चीज, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है वो एयर पे भी आ गए। अब एयर से जो है ये ह्यूमंस इनहेल कर लेंगे, ह्यूमंस की बॉडी में चले जाएंगे, तो ऐसे ही होता है। बट ये ज्यादा देर तक एयर में, ये वाला जो इनका जो बैक्टीरियम है वो मतलब ज्यादा देर तक नहीं रहता, राइट, एयर में। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, यानी कि जब आप बिल्कुल ही एकदम ज्यादा नजदीक जाओगे एनिमल्स के कांटेक्ट में, क्लोज कांटेक्ट में रहोगे, तभी ये बीमारी जो है वो इन्फेक्ट करती है, ठीक है। तो ये वाली चीज बस आप लोग को पता होनी चाहिए इसके बारे में इन जनरल। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर जैसे फीवर, बुखार आ जाना, सर्दी लगना, एकदम पसीना आना, राइट। और इवन इसमें हाथ पैर दुखना, चेस्ट पेन होना, राइट, मसल एकदम टाइट हो जाना, और हेड एक, सर दर्द हो गया, और नेजल जैसे कि नाक बहना, राइट, नेजल डिस्चार्ज, और लाइट सेंसिटिविटी, जैसे कि जैसे ही एकदम से रोशनी आती है तो एकदम आंख जो है वो फटने लगती है इस टाइप की, मतलब हालत खराब हो जाती है, आंख जल रही है, फट रही है इस टाइप से। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि इसके सिम्टम्स के तौर पर हम लोग को देखने को मिलती है। और ये पूरा टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है म्युनिसिपल बॉडीज को दिल्ली की कि इस बीमारी जो हो रही है एनिमल्स में, और दूसरे जैसे कि इसमें हॉर्स वगैरह भी हैं और दूसरे जो एनिमल्स हैं, तो उनको ये जो बीमारी हो रही है, इस बीमारी का जो स्प्रेड हो रहा है, यानी कि जो फैल रही है बीमारी, उसको रोका जाए। क्योंकि अभी कुछ समय पहले एक एप्लीकेशन फाइल करी थी पेटा ने, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा इंडिया ने। तो और उन्होंने इसी चीज पर कहा था कि जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटेजियस डिजीज जो एनिमल एक्ट 2009 के तहत हम लोग को देखने को मिलती है, और नेशनल एक्शन प्लान जो है, जैसे कि ये सब जो ग्लैंडर्स जो होते हैं घोड़ों के अंदर, मूल्स में, यानी कि खच्चर में, पोनीज में, डोंकीज में, तो नेशनल कैपिटल के अंदर दिल्ली के अंदर जो ग्लैंडर है उसको मतलब उसके स्प्रेड को रोकने के लिए, उसके ये जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए जो कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, प्लान्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो कहा है पेटा ने कि ये पूरी चीजों को इम्प्लीमेंट कर दो, लागू कर दो, जिससे कि जानवरों में ये ग्लैंडर्स नाम की जो बीमारी है, डिजीज जो है वो फैले ना, ठीक है। तो इसीलिए ये ग्लैंडर्स टॉपिक न्यूज में था। अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है डीएनए बिल के बारे में। तो कुछ महीनों पहले हम लोगों ने चर्चा करी थी डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में। आप रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपको याद आ गया होगा, बट अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अपन फिर से पूरी चीज कवर कर लेंगे क्योंकि काफी टाइम हो गया इसको कवर किए हुए, और रेगुलर व्यूअर्स का एक रिवीजन भी हो जाएगा। एंड दूसरी बात मैं ये कहूंगा, इस कुछ कुछ ऐसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऐसे जो टॉपिक होते हैं जिनको देखकर थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में डर आ जाता है कि अरे यार ये कैसा टॉपिक होगा यार, मतलब पहले ही डरने लगते हैं। तो एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक कैसा होगा उसका अनुमान नहीं लगाना है आपको। हर टॉपिक जो भी आपके सामने आ रहा है उसको बोलो अरे ये तो ऐसे ही है, सिंपल टॉपिक है, भले ही कितना डिफिकल्ट टॉपिक हो, पता है आपको कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार अपने माइंड को बोल देना यार ये सिंपल है। आपको अपने माइंड को फूल बनाना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगा पूरी चीज कवर करने के लिए। कई बार लोग जो है वो लक्ष्मीकांत फिनिश नहीं कर पाते पूरी, क्यों, पहले डर जाता है अरे बाप रे इतनी मोटी बुक कहां से कवर करेंगे, राइट। तो वो चीज नहीं करना। और ये जो बिल है इतना इजी है कि आपको मजा आ जाएगा और लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहेगा ये। और ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं समझने के लिए स्पेशली, राइट। जैसे कि अभी अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था ये वाला, ये ग्लैंडर्स का, तो ये जो टॉपिक पढ़ा था ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन जो सिविल सर्विसेज के अंदर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है और सिविल सर्विसेज है उसका प्रीलिम्स एग्जाम सेम ही होता है। काफी सारे बच्चे जो हैं वो ऐसे टॉपिक्स को सोचते हैं कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं, इसको नहीं पढ़ते, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विसेज वाले जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, और प्रीलिम्स के अंदर फॉरेस्ट सर्विसेज वालों को भी उनको टेस्ट करना है। तो इसीलिए वो एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो जानवरों से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। तो ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स जो है वो डाउट कर जाते हैं कि सर अपन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। डेफिनेटली सही डायरेक्शन पे चल रहे हो आप, क्योंकि अपन यहाँ पर जो चीजें कवर कर रहे हैं वो ऐसी कवर कर रहे हैं जो कि 99% नहीं 100% इनके चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के।
तो वो चीज मैं यहाँ पर आपकी कवर कराता हूँ। चलो अब टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सॉरी, डीएनए पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज तो अभी ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, क्योंकि देखो पिछले साल ये जो बिल था वो पास हो गया था लोकसभा से, और उसके बाद इस बिल की जांच करने के लिए ये बिल जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास गया, जिसको हेड किया जा रहा है कांग्रेस लीडर जयराम रमेश जी के द्वारा। अभी इन्होंने इस बिल पर चर्चा थोड़ा चिंताएं जो है वो व्यक्त करी, कंसर्न जो है वो रेज किया, तो इसलिए ये बिल जो है वो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है, राइट। बट कंसर्न क्या है, चिंताएं क्या है, वो तब समझ में आएंगी जब ये बिल क्या है वो आपको समझ में आएगा। तो बिल क्या है, डीएनए बिल। अब डीएनए क्या होता है, तो डीएनए गाइस आप सभी लोग अभी तक तो जानते ही होंगे कि हर एक इंसान की बॉडी में डीएनए होता है, और उस डीएनए से इंसान की बॉडी के बारे में पता लग जाता है कि इंसान जो है वो कौन है, उसकी बॉडी कैसी है, उसके पूरी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ये चीज आप जानते हैं। दूसरी चीज आप ये भी जानते हैं कि हर एक इंसान का डीएनए अलग अलग होता है, तो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है एक पर्सन की, डीएनए। और सिर्फ डीएनए नहीं है, आप अपने मेंस के आंसर में लिखेंगे सेट ऑफ डीएनए, डीएनए नहीं लिखना है, सेट ऑफ डीएनए लिखना है, जिसको हम लोग जीनोम बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि सेट ऑफ डीएनए से पर्सन के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगते हैं, सिर्फ डीएनए से नहीं। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट लग जाते हैं कि डीएनए से पूरी चीज पता लग जाएगी, नहीं, सेट ऑफ डीएनए या फिर जीनोम होना चाहिए उसमें। ओनली डीएनए लिखा है तो वो स्टेटमेंट गलत होगा, और सेट ऑफ डीएनए लिखा है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, राइट। तो ये वाली चीज भी आप कंसेप्ट थोड़ा ध्यान में रखना। और डीएनए से हर एक चीज पता लग जाती है, इंसान के सर के बाल से लेकर पैर पैर के नाखून तक, उस इंसान दिखता कैसा है, उसके उसका जो है वो स्किन का कलर कैसा है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, राइट, उसको कोई बीमारी है कि नहीं, उसकी हाइट कैसी है, उसकी एज कितनी, सब कुछ डीएनए में होता है। इवन उसका बिहेवियर कैसा है ये तक पता लग जाता है डीएनए से, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को, क्योंकि एक्सपर्ट्स ही पता लगा सकते हैं, अपन लोग नहीं लगा सकते, राइट। तो एक्सपर्ट जो है वो ये सब पूरी चीजें जो है वो पता लगा लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि डीएनए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डीएनए पे चर्चाएं हो रही है, और डीएनए जो है वो कानून के सेंस पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, डीएनए टेक्नोलॉजी बिल। तो आपको पता होगा गाइस कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आईएएस बनना है, आगे चल के आपको आईपीएस बनना है, तो आपको इस बिल के बारे में क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो है वो आपको काफी सारे केसेस सॉल्व करने में मदद करेगा। तो इसीलिए ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, कैसे केसेस को सॉल्व करने में मदद करेगा, तो आपने सीआईडी देखा है, क्राइम पेट्रोल देखा है, आपको पता है कि क्राइम की जगह पर सबसे पहले वो लोग क्या बोलते हैं कि चलो जो भी चीजें सैंपल्स मिल रहे हैं वो कलेक्ट करो। जैसे ही क्राइम पे जाते हैं, जैसे कल को आप आईपीएस बनोगे, आप जाओगे कहीं पर, कुछ हो गया, मर्डर हो गया, कुछ घटना हो गई, आप वहां पे जाके देखोगे कोई लाश मिली, तो आप सबसे पहले आईपीएस हो, आप क्या बोलोगे, तुरंत जो है वो जितने भी सैंपल्स हैं कलेक्ट करवाओ, तुरंत सैंपल्स कलेक्ट हो गए, सैंपल कलेक्ट होने के लिए जांच पे भेजो उनको लैब में, सैंपल्स गए जांच के लिए। अब यहां पर डीएनए बिल क्या फायदा करेगा आपके लिए, अगर कल को ये पास हो जाता है और लागू हो जाता है, जब आपकी पोस्टिंग लगती है, तब तब आप क्या करोगे, ये डीएनए बिल की जब जांच हो जाएगी, आप फोकस क्या करोगे, आप जैसे क्राइम सीन पे गए, आपने क्राइम सीन पे देखा कि यार ये जो क्राइम है जो हुआ है, ये शायद किसी पेशेवर मुजरिम ने किया है। पेशेवर मुजरिम यानी कि जो लगातार मुजरिम क्राइम करते हैं। आपको कैसे पता लग जाएगा, क्योंकि जब आप लोग की मीटिंग चलती होगी, जो भी मीटिंग होगी आगे चल के आप अटेंड करोगे, तो उस मीटिंग में जो है वो आपको ब्रीफ किया जाएगा अलग अलग केसेस के बारे में। समय समय पर मीटिंग होती है जिसमें बताया जाता है जो पेशेवर, जो हत्यारे होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनका पूरा चीज बताई जाती है, पैटर्न बताया जाता है कि कैसे ये इनका मर्डर करने का पैटर्न है, क्राइम करने का क्या पैटर्न है। इससे इसके अलावा अगर आपने कभी और कुछ क्राइम जो है वो पहले सॉल्व किया हो, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये क्राइम तो पहले भी सॉल्व किया था, पैटर्न तो मुझे वैसे ही लग रहा है, मुझे शक है कि यार कहीं ये वो उसी मुजरिम ने तो नहीं किया जो जिसने पहले किया था ये वाला क्राइम। तो आप क्या करोगे, सैंपल्स के लिए तो गया हुआ है आपका, यानी कि लैब में गया हुआ है आपका पूरा सैंपल जांच के लिए, तो आप उस सैंपल से मतलब यानी कि अपने जो जो भी लैब्स में काम कर रहे होंगे, तो उनसे आप बोलोगे कांटेक्ट करके कि तुरंत जो है वो इनका डीएनए निकालो, और डीएनए जो है वो डीएनए लैब्स पर भेजो, डीएनए डेटा बैंक्स पर भेजो, और वहां से डेटा बैंक से प्रोफाइलिंग होगी डीएनए की, और डीएनए अगर मैच कर गया तो पेशेवर मुजरिम के बारे में पता लग जाएगा। अब ये पूरा खेल क्या है, तो देखो ये पूरा खेल डीएनए डेटा बैंक को लेकर हम लोग को देखने को मिलता है इस बिल के अंदर। अब बिल के अंदर डीएनए डेटा बैंक है, तो आपको एक चीज तो पता लगी, जैसे ब्लड बैंक होते हैं वैसे ही ये डीएनए का बैंक है। अब यहां पर लोगों के डीएनए कलेक्ट करके रख लिए जाएंगे, राइट, और समय समय पर लोगों के डीएनए जो है वो क्रॉस चेक करवाए जाएंगे, चेक किया जाएगा कि कोई डीएनए जो है वो, यानी कि जैसे कि मैंने भी आपको पेशेवर मुजरिम का बता रहा था कि कोई ऑफेंडर है, कोई मुजरिम है, तो मुजरिम का एक इंडेक्स होगा। तो जहां पर भी, जिस भी जगह पर जो भी क्राइम सीन है, उस जगह से जो सैंपल कलेक्ट किए, आप उस सैंपल को क्रॉस वेरीफाई कराओगे इस डीएनए बैंक के अंदर।
जिससे कि अगर कोई पेशेवर मुजरिम होगा जिसका ऑलरेडी डीएनए यहाँ पर होगा, तो तुरंत यानी कि उसको कुछ बाल मिल गया, कुछ खून मिल गया, तो आप तुरंत पता लगा लोगे कि कौन आरोपी है, राइट? समझ रहे हो? इसके अलावा और भी कुछ चीजें, जैसे कि कोई लाश मिल गई। अब लाश मिल गई, अब देखो, अब डेड बॉडी है, उसका तो एक पीरियड होता है, नहीं तो वो सड़ने लगती है। तो आपको कई बार ये भी पता होगा कि कई सारी ऐसी लाशें पुलिस को मिलती है, तो पुलिस अपने अपने हिसाब से जो है वो उसका अंतिम संस्कार करा देती है, राइट? जो भी है प्रोसेस जो होती है अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग, पहले ये पता लगा लेते हैं कि किस धर्म का है, अगर उसके पास कुछ रखा होता है तो गड़ाना है या फिर जलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। ठीक है, वो सब होता है पुलिस में भी, पूरी रिचुअल्स के साथ जो है वो पूरी चीजें की जाती हैं हर एक इंसान की। तो वैसे ही अब कोई इंसान है, अब उसको तो जला दिया या दफना दिया, ठीक है, जो बॉडी है। अब कल को मिसिंग रिपोर्ट आई। अब मिसिंग रिपोर्ट आई, अब वो मिसिंग रिपोर्ट जो है, मतलब सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि हमारे तो यार 2 महीने से ये लौटे नहीं है, बताइए कि कहाँ होंगे ये। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट आई। आप सबसे पहले क्या करोगे, वो जो डिजीज पर्सन का जो इंडेक्स है, यानी कि जो लोग मर गए हैं उनका इंडेक्स, वो आप छानबीन करवाओगे उसकी, जिससे कि वो मिसिंग जो पर्सन है उसका अगर रिकॉर्ड यहाँ मिलता है, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, एक फलाना व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई थी। और उसमें जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है, उससे तो ऑलरेडी पता लग ही जाएगा कि मौत की वजह क्या थी। फिर आप रिलेशन बनाओगे कि अगर कोई फैमिली वाला मिला, तो आप ऐसा कुछ रिलेट करोगे उस समय की, कैसे जो है वो इस क्राइम को जो है वो, यानी कि जो भी क्राइम हुआ होगा, जिसकी भी हत्या हुई होगी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये पूरी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में मदद करेगा ये, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिल। तो मैंने आपको इसका पूरा एक अच्छा ओवरव्यू दे दिया कि ये बिल का काम क्या होने वाला है। अब अपन थोड़ी थ्योरी टू थ्योरी चल के A to Z चीजें जो है वो डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो ये डीएनए टेक्नोलॉजी बिल जो है गाइस, ये सबसे पहले तो नेशनल डीएनए डेटा बैंक और रीजनल लेवल पर डीएनए डेटा बैंक एस्टैब्लिश करेगा। डेटा बैंक क्या है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। आई होपफुली कि आपको जो है वो चीजें क्लियर हो गई होगी। और हर एक डेटा बैंक जो है वो अलग अलग इंडेक्सेस मेंटेन करेगा, जैसे क्राइम सीन का इंडेक्स, क्राइम सीन पर जो भी मतलब जो भी वारदात हुई है उस जगह पर, जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, राइट। सस्पेक्ट्स का, जिन लोग के ऊपर जो वो है, क्या बोलते हैं, शक है, उनका कलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे होता है ना कि कहीं पे मर्डर हुआ होता है किसी जगह पर, सभी के डीएनए जो है वो टेस्ट करवाती है सीआईडी। कल को आप कराओगे जाके, राइट। अगर आप आईपीएस बनते हो तो, और आईएएस बनोगे तो फिर आपको तो इस फील्ड पे नहीं जाना पड़ेगा, बट फिर भी कभी कभार इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप काम कर सकते हो। अंडर ट्रायल्स, जो अंडर ट्रायल्स होते हैं, अंडर ट्रायल भी वही आरोपी होता है, यानी कि लोग होते हैं जिनके ऊपर शक टाइप का होता है। जैसे कि वो गुनहगार तो होते नहीं, क्योंकि गुनहगार कौन है वो तो उसका फैसला जज लेते हैं, राइट, जुडिशरी करती है। बट जब तक एक क्राइम का गुनहगार कोई साबित नहीं होता, तो उस समय तक वो अंडर ट्रायल्स होते हैं, यानी कि वो जो है वो जेल में रहते हैं, बट वो अंडर ट्रायल होते हैं, यानी कि वो आरोपी नहीं कहते हम लोग उनको, बट फिर भी उनको जेल में इसलिए रखा जाता है जैसे कि वो कहीं शहर छोड़ के ना भाग जाए, ठीक है, अगर कोई गंभीर क्राइम होता है तो। और इसके अलावा ऑफेंडर का इंडेक्स, यानी कि जो वही जो पेशेवर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर होता है। इसके अलावा मिसिंग पर्सन या फिर जो कोई डेड बॉडी मिली उसका इंडेक्स, तो अलग अलग इंडेक्स यहाँ पर बैंक में होंगे, डेटा बैंक के अंदर होंगे। वो क्यों होंगे तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा ये एक डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड भी स्टैब्लिश करेगा। और डीएनए रेगुलेटरी बोर्ड का काम क्या होगा, तो जितनी भी लैब्स जहां पर, यानी कि ये डीएनए डेटा बैंक्स के लिए जितनी भी लैब्स सैंपल का एनालिसिस करती हैं, यानी कि डीएनए सैंपल को एनालाइज करती हैं, तो उसको मान्यता प्रोवाइड कराने का काम जो होगा वो इस रेगुलेटरी बोर्ड का होगा। तो ये रेगुलेटरी बोर्ड भी जो है वो इस बिल के तहत सेटअप किया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से डीएनए देना चाहता है या चाहती है, तो ही डीएनए लिया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। बट एक कंडीशन ये है कि अगर कोई एक ऐसा ऑफेंस है, ऐसी गंभीर वारदात है जिसमें सजा जो होती है वो 7 साल की होती है या फिर मौत की सजा होती है, ऐसे गंभीर वारदात के दौरान, क्राइम के दौरान, तो उस समय ये कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि उस समय तो फिर आपको देना पड़ेगा। ये अथॉरिटी जो है वो आपसे मांगेगी, अगर नहीं दोगे तो फिर वो छीन लेगी डीएनए आपको पकड़ के, राइट। पर मांगना ही है उसमें, तो मतलब उसमें आपका कोई सहमति वहमति, रिटन कंसेंट वंसेंट कोई काम का नहीं बचता, राइट। और इसके अलावा डीएनए प्रोफाइल जो होती है सस्पेक्ट की, जैसे कि 4 लोग हैं, 4 में से क्राइम जो है वो किसने किया है, ये पता लगाने के लिए चारों का जो है वो डीएनए सैंपल लिया जाता है। तो अगर एक बार जो है वो क्राइम जो है वो पता लग गया, यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ यार आरोपी पकड़ा गया, तो जितने भी सस्पेक्ट्स थे, यानी कि जितने भी ऐसे लोग थे जिनके ऊपर शक था, तो उनका डीएनए जो है वो डिलीट किया जा सकता है, यानी कि डीएनए उनकी प्रोफाइल जो है वो हटाई जा सकती है। और इवन अंडर ट्रायल्स की भी प्रोफाइल जो है वो हटाई जा सकती है। और जैसे कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है, अब कोई घूम गया बंदा, अगर वो मिल गया तो भी उसके डीएनए प्रोफाइल जो है वो रिटन रिक्वेस्ट पर हटाई जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में ये बिल कहता है। अब इस बिल के अंदर खामियां कमियां क्या है, तो कमियां जो अभी पॉइंट आउट की गई है इस बिल के अंदर, वो ये कहा है कि कास्ट या फिर
कम्युनिटी बेस्ड प्रोफाइलिंग के तौर पर इस बिल का मिसयूज किया जा सकता है। ऑलरेडी आप जानते हो कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत समय से ये प्रथाएं चली आ रही थी, छूत अछूत की, कास्ट वास्ट की, अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना। अब ये बिल आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि एक कम्युनिटी को जो है वो अलग करने के लिए या फिर ये पता लगाने के लिए कि यार ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस कम्युनिटी का है, तो इस प्रकार से भी पक्षपात हो सकता है, जाति आधारित पक्षपात हम लोग को देखने को मिल सकता है इस प्रोफाइलिंग के थ्रू, क्योंकि डीएनए में सब कुछ पता लग जाता है, कौन व्यक्ति जो है उसकी उम्र क्या है, उसका एज क्या है। और इवन इसमें और भी कैसे मिसयूज किया जा सकता है, जैसे कि अगर ये डीएनए प्रोफाइल किसी गलत क्रिमिनल के हाथ में लग गई, मान लो वो क्रिमिनल सामने वाले को एक दवाई देके, दवाई छोड़ो, सामने वाले को एक कोल्ड ड्रिंक देके निपटा सकता है, कोल्ड ड्रिंक देके, या फिर कुछ फल खिला के निपटा सकता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं किसी किसी चीजों से, और लाइफ थ्रेटनिंग अगर किसी को कोई एलर्जी हुई तो सामने वाला क्रिमिनल के लिए तो आसान हो गया कि उसको तो सिर्फ जाकर एक, जैसे कुछ लोग होते हैं फूल जो होता है, फ्लावर्स जो होते हैं उनकी एलर्जी होती है, उसको तो उसको बैठा देना बगिए में, मर जाएगा सामने वाला वैसे ही, और केस भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि लोगों को लगेगा यार वो गलती से बगिया चला गया होगा, यानी कि अथॉरिटीज को लगेगा गलती से बगिया चला गया और उसकी मौत हो गई, बट जो वो तो क्राइम हुआ, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये क्राइम था, बट ये कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि क्रिमिनल जो है उसने स्मार्टली खेल खेल लिया यहाँ पे। तो ये वाली चीज भी आ सकती है, तो ऐसी भी चीजें जो है वो उठी हैं, कंसर्न जो है वो रेज हुए हैं इस तरीके के। और बिल जो है, जैसे ये बिल बात करता है, अभी हमने पढ़ा कि बिल बोलता है कि कंसेंट की आवश्यकता है, कि सामने वाले व्यक्ति जो है वो अगर लिखित में देंगे कि हाँ वो रेडी हैं डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, डीएनए सैंपल देने के लिए, तो उनसे सैंपल मांगा जाएगा। बट यहाँ पर ये भी कहा गया कि मैजिस्ट्रेट जो है वो उनके कंसेंट को ओवरराइड कर सकते हैं, यानी कि वो व्यक्ति मना कर रहा है बट मैजिस्ट्रेट बोलेंगे नहीं नहीं, इनको इनसे तो मंगवाओ, इनसे तो बोलो लाओ डीएनए दो और रखो डेटा बैंक में, राइट। तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है उनके ऊपर बात आई है, बोला गया कि जो जुडिशरी है तो वो बोल सकते हैं सामने वाले को डीएनए मांगने के लिए, सामने वाले का, राइट। और इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं है कि किस, मतलब यानी कि क्या तौर तरीका होगा, क्या रीजन होंगे जिसके बेसिस पर मैजिस्ट्रेट जो है वो डीएनए मांगेंगे, तो वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन इस बिल के अंदर है। और बिल ये भी बोलता है कि अगर क्राइम सीन है कोई, राइट, यानी कि कोई एक वारदात वाली जगह है तो उस जगह पर सभी के डीएनए लो, कोई मना नहीं करेगा, राइट, देने के लिए, क्योंकि वारदात वाली जगह है, सभी को देना ही पड़ेगा, इस बिल के अंदर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी एक फ्लॉ हम लोग को देखने को मिलता है, एक लूप होल देखने को मिलता है, क्योंकि एक जगह कह रहा है कंसेंट, दूसरी जगह कह रहा है कि चाहिए, राइट, डीएनए, तो कंसेंट तो हट ही गया इसमें, तो या तो लिखो ही मत कंसेंट, तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई। और मोटे मोटे तौर पर यह कहा गया कि ये बिल जो है वो मिसयूज ज्यादा किया जा सकता है। और सिविल मैटर्स की भी अगर हम लोग बात करें तो डेटा बैंक में जो ये स्टोर किया जाएगा, तो इसमें कोई भी क्लियर नहीं है चीजें कि कहां पर किस जगह पर स्टोर किया जाएगा, क्या स्टोर करने की सिक्योरिटी है कि नहीं, उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा, उसके बारे में भी प्रॉपर पुख्ता चीज नहीं है। तो सिक्योरिटी को लेकर कि डीएनए के जो डेटा बैंक आप बना रहे हो वो क्या, मतलब 100% गारंटी क्या है कि उस डेटा बैंक से डीएनए के डेटा जो है, प्रोफाइलिंग जो है लोगों की चोरी नहीं होगी या गलत हाथ में नहीं आएगी, उसका क्या वो है 100% गारंटी। तो ये इस चीज को लेकर क्वेश्चन उठे हुए हैं, बट मोटे मोटे तौर पर एक पूरी चीज, पूरा एक आइडिया आपको होना चाहिए। इसके प्रोज के बारे में मैंने आपको बता दिया एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से, इसके कॉन्स के बारे में बता दिया कि किसी गलत आदमी के हाथ चला गया तो बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है। बड़े बड़े क्राइम जो है स्मार्ट, यानी कि जो स्मार्ट क्रिमिनल्स आज की डेट में बढ़ते जा रहे हैं, तो स्मार्टली क्राइम कर जाएंगे, अथॉरिटीज को पता नहीं लगेगा, अथॉरिटी एक्सीडेंट समझेगी बट होगा वो क्राइम, राइट। तो ये चीज है, ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के आप एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाने वाले हो, ब्यूरोक्रेसी में घुसने वाले हो, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इस चीज को तो इग्नोर करना था ही नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझाया। आई एम सॉरी, मैं कुछ कुछ टॉपिक को काफी डिटेल में लेकर जाता हूँ आपको समझाता हूँ डिटेल में, क्योंकि द रीजन बीइंग इज क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जो डिमांड करता है डिटेल में समझाना, राइट। चलो आगे की चर्चा करेंगे। एंड गाइस एक और चीज, अगर लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं नहीं चाहता कोई मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कंप्लेन लिखे कि सर लेक्चर लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्ट करो, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो आईएएस का है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है ये, और जो स्टेट सिविल सर्विसेज का, जो आपको एक अच्छी पावर देगा क्रैक करने के बाद। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर इस एग्जाम में लंबे समय तक पढ़ने की अगर आप हैबिट बना पाओ तो अच्छा है, अगर नहीं बना पाओ तो इस एग्जाम की तैयारी मत करो, क्योंकि आप साल अपने बर्बाद कर रहे हो। उस जगह दूसरे एग्जाम को पकड़ लो। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं एक चीज बता रहा हूं जो जो फैक्ट है यार, जो प्रैक्टिकल चीज है। आप अगर आज 8-10 घंटे पढ़ाई नहीं झेल पा रहे हो, तो आप कल क्या पूरा जिला झेल पाओगे, पूरी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कर पाओगे क्या? खुद सोचो अपने आप से। मुझे लोग कई बार बोल देते हैं कि सर इतना लेक्चर लंबा हो रहा है, मेरा तो हमेशा होगा, और मैं जानबूझ के नहीं करता,
वो टॉपिक्स अगर ऐसे आ जाते हैं, अब जो डीएनए का जो टॉपिक था और कल भी इतने एक ही टॉपिक में इतना टाइम जो लगता है, वो इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि पूरी चीज जो है वो उस टॉपिक से निकाल के आपको दे दूं, जिससे कि आप सेलेक्ट हो जाओ। मेरा पर्पस ये होता है, और वो पर्पस जो है वो किसी के कहने से खत्म नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता दूं। कि कोई मुझे लिखेगा कि अरे यार सर लेक्चर शॉर्ट कर दो, तो मैं नहीं सुनने वाला ऐसो की जो लिख रहा है। और अगर आप लिख रहे हैं तो अब से लिखना बंद कर देना, क्योंकि ना मैं मानूंगा, और दूसरी बात आप समझ जाओ कि इस एग्जाम की डिमांड जो है वो मेनली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा ये सिलेक्शन के बाद आपको। ये एग्जाम जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको क्या लगता है कि सेलेक्ट होने के बाद ऐश है? अब वो ऐश वाला जमाना गया। अब काम है, काम अगर काम करने की जिसमें है तो वो इस एग्जाम की तैयारी करे, जिसमें नहीं है तो ऑब्वियसली बात है काफी सारे लोग हैं जो प्रेशर नहीं झेल पाए, आज की डेट में चले गए हैं, निकल गए हैं उस पोजीशन से। प्रेशर अगर झेल पाओ तो इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम की प्रोसेस आपको प्रेशर झेलना ही तो सिखाती है। इतना ह्यूज सिलेबस जनरल स्टडीज का, करंट अफेयर्स का क्यों है? एक तरह से आपको पूरी चीज के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, एक अवेयर्ड पर्सन होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप। और दूसरी बात, 8-8 घंटे अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो कल 16-16 घंटे, कभी कभी तो जब वारदात, जब दंगे होने लगते हैं सिटी के अंदर, तब जब इलेक्शंस का समय आने लगता है, पूरे पूरे दिन जो है वो ऑफिसर्स बैठे रहते हैं अपनी कुर्सी पे। रात में 2-2 बजे कॉल आ जाता है कि ये वारदात हो गई, चलिए आइए तुरंत। तुरंत जाना पड़ता है क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो जिम्मा होता है वो आपके कंधों पे होगा। तो जब आप आज अपने पूरे दिन का जिम्मा नहीं उठा पा रहे हो तो कल को डिस्ट्रिक्ट का कैसे उठाओगे? और एक चीज याद रखना, कल आपको एक डिस्ट्रिक्ट मिलने वाली है पूरी कंट्रोल करने के लिए, तो आज से अपने आप को तैयार करो। और तैयारी और परिश्रम यही है। अपने आप को सोचो ना आप कि आप तो एक ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में आपको वेरियस चीजों को पढ़ना है। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये केस स्टडीज पढ़ रहे हो, ये मान के चलो करंट अफेयर्स में केस देख रहे हो आप, कल भी तो यही करना है आपको। रोज डेली 4-5 न्यूज़पेपर आपके घर पे पड़े रहेंगे, और डेली आपको सभी 4-5 न्यूज़पेपर्स पे रीडिंग मारनी है कि क्या हो रहा है अभी पूरे शहर में, क्या चल रहा है। और फिर आपको पॉइंट करना है कौन सी चीजें हैं जिसपे आप जो है आज अपने ऑफिस में जाके काम करोगे, अपने जो रेगुलर वर्क है उसके अलावा अलग से, क्योंकि यही सब तो काम मिलेगा आपको आगे चल के, राइट? तो इसको कभी भी पढ़ाई की तरह मत ट्रीट करना। मैंने कहा है हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, पढ़ाई की तरह मत लिया करो इसको, एंजॉय करो प्रोसेस को, कि क्या बेहतरीन प्रोसेस है ये पूरी एग्जाम की, जिसमें आपको चीजें कितनी पता लग रही है ना। सॉरी यार, कभी कभी मैं आप लोग को बोल देता हूँ ये सब, तो उसमें लगता होगा आपको कि अरे यार सर काफी कुछ आप जो है वो बता देते हो यहाँ पे, और उसमें हमारा थोड़ा टाइम चले जाता है। बट मुश्किल से पूरे लेक्चर में मुश्किल से 5-6 मिनट बोलता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोलता हूँ ये सब चीजें। बट ये सब चीजें भी आप लोग को समय समय पे बताना जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ रेगुलरली काफी सारे स्टूडेंट जुड़ भी रहे हैं, और मेरे लिए सब स्टूडेंट जो है वो एक बराबर है। की चर्चा कर लेते हैं आप। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे सामने आए हैं। एक मोटे मोटे तौर पर ओवरव्यू आपको दे देता हूँ क्या है। तो देखो, यहां पर मेन प्रॉब्लम हो रही है स्टेट्स को, राज्यों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो ज्यादा पावर चली गई है इस बिल के तहत। यानी कि इस अमेंडमेंट बिल जो सामने रखा गया है, उस बिल में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है, और इसको लेकर स्टेट्स जो है वो बुरा मान गई है, पसंद नहीं कर रही है। ठीक है। और कुछ स्टेट्स ने जो है वो सेंटर के ऊपर यह आरोप लगाया है कि इस बिल को लाने से पहले स्टेट से क्यों बात नहीं की गई। यानी कि जब सेंटर ने इस बिल को लाया तब उस समय स्टेट जो है उससे चर्चा क्यों नहीं की गई, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो एक कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है, और ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस लिस्ट की है। 7वें शेड्यूल के अंदर जो 3 लिस्ट होती है ना, पढ़ा होगा आपने, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट में, याद रखना। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही के पास इक्वल पावर्स होती है, स्टेट और सेंटर के पास। ठीक है। तो यहां पर यही बोला स्टेट ने कि भाई जब ये बिल लेकर आए आप, सेंटर आप ये बिल लेकर आए, तो आप आपने हमसे क्यों नहीं बात करी? ये तो आप फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहे हो कंट्री के, राइट? आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, कॉजी फेडरल कंट्री है इंडिया, पता है ना, कि जिसमें जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर्स होती हैं, स्पेसिफिक पावर्स होती हैं, सेंटर की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग, राइट? ऐसी चीजें पता होगी ना, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत के अंदर। तो वही चीज यहाँ पर बताया गया कि ये तो कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको चैलेंज कर रहा है ये बिल, राइट? क्योंकि इसने मतलब ये कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसका पालन नहीं किया, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन की गई है, जिसके आधार पर जो है वो पूरा हमारा देश चलता है, तो उस आधार को जो है वो यहाँ पर वो नहीं किया, इसको उसका पालन नहीं किया, राइट? तो उसको लेकर जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी चिंताएं जो है वो व्यक्त करी और आरोप लगाए सेंटर के ऊपर इस चीज को लेकर। और पूरा मुद्दा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस बिल के अंदर और भी क्या इशूज हैं? इशूज ये हैं कि सब्सिडी जो है वो इस बिल ने खत्म कर दी है सभी कंज्यूमर्स के लिए, किसानों के लिए तक सब्सिडी खत्म हो गई है, राइट? यानी कि बिल का जो वो आता है, बिल आता है, यानी कि बिजली का जो बिल आता है,
तो उस बिजली के बिल पर सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। जैसे कि सिलेंडर, आपको पता होगा अपने घर में जो सिलेंडर आता है ना, गैस का सिलेंडर, आपने देखा होगा पहले गैस के सिलेंडर के प्राइस कम थे, आज की डेट में गैस के सिलेंडर के प्राइस ज्यादा है। अब मेरे ख्याल से 750-800 रुपए का एक सिलेंडर पड़ता है, या 850 का कहीं कहीं पे। तो ये जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, ये आप परचेज कर लेते हो, परचेज करने के 10-15 दिन बाद आपके बैंक अकाउंट पे सब्सिडी आपको मिल जाती है, राइट। ये वही चीज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में भी करने की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेट टू रेट जो है वो कंज्यूमर जो है वो उसका बिल पे करें इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ समय बाद जो है वो सरकार उनके बैंक खाते पर पैसे डाल देगी, सब्सिडी डाल देगी। तो ये चीज यहाँ पर है इस बिल के अंदर, ठीक है। अब इस बिल के अंदर ये मत बोलना कि सब्सिडी खत्म हो गई, नहीं, सब्सिडी मिलेगी बट वो बाद में मिलेगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू मिलेगी। ये चीज क्लियर रखो, ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ सकता है ऐसा, राइट। और ये चीज क्लियर रखना। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर ये बताएगा कि ये सब्सिडी कम होने से, यानी सब्सिडी खत्म करने से क्या नुकसान है। नुकसान ये है कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इस रेट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इस रेट पर नहीं खरीद पाएंगे बिजली इनिशियली, क्योंकि लोगों के पास इन हैंड पैसा नहीं होता, राइट, समझ पा रहे हो। अब जब लोग नहीं खरीद पाएंगे या फिर बिल जो है वो प्रॉपर टाइम पे नहीं पे कर पाएंगे, तो उनके ऊपर लगेगी पेनाल्टी और उनका कनेक्शन जो है वो निकल जाएगा, हट जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारी देश की जो जनता है वो परेशान हो सकती है, इस चिंता को भी यहाँ पर रेज किया, राइट। तो ये चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा बिल जो है, इसने राज्यों से काफी सारी पावर छीन ली, इवन ये वाली पावर भी छीन ली कि वो राज्य जो है वो टैरिफ, यानी कि रेट जो है, बिजली का रेट कितना होना चाहिए वो भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, राइट। ये पूरी चीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई एक अथॉरिटी के पास चली गई इस बिल के तहत। तो इसलिए वही मैंने आपको बताया कि सेंटर ने काफी सारी पावर्स अपने कंट्रोल में कर ली, इसको लेकर स्टेट जो है वो गुस्से में है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला। तो ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी चीज बताई गई, ये वाली इस प्रकार की चीज है कि सेंटर ने अपने पास पूरी पावर रख ली। इसके अलावा ये कंपलसरी कर दिया गया स्टेट की डिस्कॉम कंपनीज के लिए, वो पावर कंपनीज के लिए, राज्यों की, कि जो भी सेंटर जितना भी मिनिमम परसेंटेज डिसाइड करेगी रिन्यूएबल एनर्जी का, फिक्स करेगी, तो उतना उनको परचेज करना ही पड़ेगा। यानी कि ये मैंडेटरी कंपलसरी कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी मिनिमम परसेंटेज फिक्स करती है कि ये राज्य जो है उसको मिनिमम इतनी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो परचेज करनी होगी, तो वो उसको करनी पड़ेगी। तो ये जो है वो राज्यों को बाध्य बना देता है, यानी कि जो भी सेंटर बोलेगी उसका पालन करना पड़ेगा राज्यों को, राइट। यानी कि जितना मिनिमम जो भी परचेज करना है इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, राइट, रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है, तो उसको जितना भी परचेज करना है मिनिमम परसेंटेज, तो वो सेंटर डिसाइड करके दे रही है यहाँ पर। तो उसको लेकर भी गुस्से में है। और भी दूसरी चीज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स आ गई हैं, ये पूरी रिन्यूएबल एनर्जी की, वही चीज मैंने आपको बताई हुई कि ये प्रिपेयर करेंगे कि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की पॉलिसी जो है वो क्या होगी, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ हालांकि, बट पूरी पावर किसके हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, राइट। इसके अलावा अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर जो डिस्कॉम कंपनीज है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी बेचती हैं, तो उसमें भी सेंटर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस जो है वो फॉलो किए जाएंगे, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राइट। तो ये वाली चीज भी यहाँ पे आ गई कि एक राज्य से दूसरी राज्य में जब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है, जाती है, यानी कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी अगर बेच रहा है स्टेट की डिस्कॉम कंपनी, तो उसमें भी किस प्रकार से क्या कंडीशंस होंगी, क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये पूरे मुद्दे हैं जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। और सेल, परचेज, ट्रांसमिशन, जो भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर होता है, कोई भी इशू आते हैं, तो उसको लेकर ये जो बिल है वो एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क्रिएशन की भी बात करता है, यानी कि एक ऐसी अथॉरिटी जो कि पूरे मुद्दे जो भी मैटर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कंपनीज के बीच में या स्टेट्स के बीच में, तो वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे इस कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। यानी कि एक जैसे कि जुडिशरी होती है ना अपनी, जहां पर मुद्दे मतलब जो कोर्ट होती है जहां पर मुद्दे जो हैं वो सॉल्व होते हैं, मैटर सॉल्व होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एक इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी की। कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इशू आता है, उसके सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, ट्रांसमिशन से रिलेटेड, तो उसका मुद्दा यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी डिस्प्यूट्स किसी प्रकार के हम लोग को देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर सेटल किए जाएंगे, तो उसको लेकर भी एक कंपिटेंट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। और अभी टॉपिक न्यूज में इसलिए आया था ये वाला क्योंकि आम आदमी पार्टी ने परमिशन मांगी है स्पीकर से कि वो एक मोशन जो है वो रखना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। और मोशन जो होगा वो सेंटर के 3 एग्रीकल्चर रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस है और ये पावर अमेंडमेंट बिल 2020 का जो अभी पढ़ा हमने, वो तो उसको हटाने की डिमांड कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये हमारी कंट्री के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है और सेंटर के द्वारा प्रस्तुत किए गए जो 3 ऑर्डिनेंसेज हैं उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में चर्चा की हुई है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, 7 अगस्त 2020 के लेक्चर पे जाओ आप। ये करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये अपना चैनल है,
इसी चैनल के 7 अगस्त के वीडियो पे चले जाओ, या फिर यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना, उसमें लिखना 7 अगस्त 2020, मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष झा, और जो सबसे पहले जो लेक्चर आएगा वो यही वाला लेक्चर आएगा, और इस लेक्चर के 23 मिनट 54 सेकंड पे आप जाओगे तो ये टॉपिक खुल जाएगा आपके लिए, और ये टॉपिक देख लेना। इन 3 ऑर्डिनेंसेस जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसकी डिमांड की जा रही है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो हट जाए, क्योंकि ये फार्मर्स के अगेंस्ट ये ऑर्डिनेंस हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि फार्मर का भला करने की जगह उनकी स्थिति को और बिगाड़ने वाला ये ऑर्डिनेंस है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस पर भी हमने काफी डिटेल में एनालिसिस करी थी, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर ये एनालिसिस अपन ने कंप्लीट कर ली। तो इन दोनों चीजों को लेकर अभी विवाद चल रहा है, और जिसकी आम आदमी पार्टी ने परमिशन मांगी है मोशन रखने के लिए। ठीक है, तो पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हो रही है गूगल पे की। तो देखिए, गूगल पे आपने यूज किया होगा, करते होंगे आप गूगल पे पेमेंट वगैरह पर्पस के लिए, जानते होंगे आप। तो क्या हुआ है, बताया जा रहा है कि गूगल पे ने उल्लंघन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का। इसको लेकर गूगल पे के ऊपर जो है वो पेनाल्टी लगाई जाएगी। इसको लेकर एक पिटीशन हम लोग को देखने को मिला दिल्ली हाई कोर्ट में, तो इसलिए टॉपिक न्यूज में आया। अब ये पूरा मुद्दा है क्या, इसको इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, रिजर्व, आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ समय पहले गाइडलाइंस आई थी, जिसको अपन ने पढ़ा भी था, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा था कि जो भी कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज, उनको इंडिया में डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। वो अपनी कंट्री में जो है वो डेटा स्टोर नहीं करेंगी, और स्पेशली जो पर्सनल सेंसिटिव डेटा है, वो जैसे कि यूपीआई वाला डेटा, पेमेंट से रिलेटेड डेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग वाला डेटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और गूगल पे बैंकिंग वाली कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है, राइट। तो गूगल पे के ऊपर आरोप लगे हैं कि गूगल पे अपनी जो सेंसिटिव डेटा है यूपीआई वाला, राइट, ये जो सेंसिटिव डेटा है, पर्सनल सेंसिटिव डेटा, इसको वो यूएसए में ही स्टोर कर रही है, इसको वो इंडिया में स्टोर नहीं कर रही। तो इसको लेकर जो है वो इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं गूगल पे के ऊपर, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आया हुआ है। इसकी एक टाइमलाइन अपन समझते हैं पूरा डेटा लोकलाइजेशन की, क्योंकि मेन चीज जो है वो काम की वो डेटा लोकलाइजेशन, स्टोरेज और शेयरिंग नॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में डेटा जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि अगर किसी का पर्सनल डेटा अगर चला गया, स्पेशली बैंकिंग का, तो रातों रात जो है वो उनके अकाउंट से पैसे गायब हो सकते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हो। इस प्रकार के फ्रॉड्स बहुत हो भी रहे हैं, और डेटा एक ऐसी चीज है, चाहे वो कोई भी डेटा हो, किसी भी प्रकार का एक इंडिविजुअल का डेटा हो, वो बहुत बेशकीमती होता है काफी सारी कंपनी के लिए। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कहीं पर भी आप कोई भी अपना डेटा दें, तो ये सुनिश्चित कर लें कि सामने वाला जो है वो सही है कि नहीं, सामने कंपनी सही है कि नहीं, सामने जिसको आप डेटा दे रहे हो वो कहीं आपके डेटा का गलत उपयोग तो नहीं करेगा। काफी सारे लोग काफी सारा डेटा ले लेते हैं, राइट। तो पता होगा आपको, मार्केटिंग में बहुत ज्यादा चलता है ये, लोगों के डेटा जो है वो बेच दिए जाते हैं। लोग जो है वो डेटा बेच बेच कर ही लाखों लाखों रुपए कमा लेते हैं, ऐसी भी चीजें आती हैं, होती हैं, राइट। तो इसलिए कभी भी अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दो किसी को, तो पहले ये सुनिश्चित कर लो कि आप जिसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है वो फूल बना के, बेवकूफ बना के चला चला जाएगा, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, अपन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन में हम फटाफट एप्लीकेशन को खोलने के लिए अलाउ 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 तो कर लेते हैं बिना पढ़े कि भाई वो क्या मांग रहा है हमसे। बट कई सारी ऐसी सेंसिटिव चीजें होती हैं, वो काफी सारी एप्लीकेशंस भी मांग लेती हैं, राइट। तो ये वाली चीजें हैं, तो इसलिए कभी भी एक तो अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन तो को बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है, राइट। पहली पॉइंट कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि यार ये एक पेन ड्राइव में एप्लीकेशन है, ये डाउनलोड कर लो यार। कई बार होता है कि आप ब्लूटूथ से ट्रांसफर कर रहा हूं मैं आपको एप्लीकेशन, ये प्लीज डाउनलोड कर लो, मत करना। अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन तो डाउनलोड करने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो उस एप्लीकेशन आपसे इतना सारा डेटा ले लेगी, और क्या पता आपको कुछ पर्सनल सेंसिटिव डेटा हो, और जिससे कि कल को आपको ब्लैकमेल कर दिया जाए, तो भी बहुत बुरी हालत जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना। और डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप समझदार हो, कई बार अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, तो अपन ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। एक टाइमलाइन देख लेते हैं इस डेटा की, पूरी डेटा लोकलाइजेशन की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को, अप्रैल 2018 का टाइम था ये, तो उस समय ये कहा था कि आप इंश्योर कर लें कि आप जितने भी पेमेंट रिलेटेड डेटा हैं, जो भी कंपनी पेमेंट रिलेटेड डेटा पर काम करती है, तो वो कंट्री के अंदर ही आप स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि आरबीआई चाहती थी कि डेटा जितना भी हो अपने कंट्री का वो इंडिया में ही रहे। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है गाइस, देखो, अब इंडिया में रहेगा मतलब डेटा का क्या सीन है, मैं आपको समझा दूं कि काफी सारे बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये डेटा स्टोर कहाँ किया जाता होगा, क्योंकि हम तो डेटा ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे ये आप वीडियो देख रहे हो, मैंने यूट्यूब पे ये अपना लेक्चर अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब ये अपलोड जो है वो क्या, कहाँ पे हो रहा है? तो देखो गाइस, आज की डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि ये पूरा डेटा जो होता है वो क्लाउड में होता है। क्लाउड मतलब बादल मत समझना, ये डेटा एक ऐसी जगह पर स्टोर्ड रहता है, बट वो जगह जो होती है वो किसी एक अलग एरिया पे होती है, यानी कि किसी कंपनी का कोई हेडक्वार्टर हो गया, या उनका कोई रीजनल ब्रांच ऑफिस हो गया,
वहां पर स्टोर्ड रहता है डेटा, जो कि इंटरनेट के माध्यम से जो है वो हर जगह अवेलेबल करवाया जा सकता है। बट ये एक जगह पे स्टोर्ड रहता है और लिटरली फिजिकली स्टोर रहता है। कैसे? जैसे कि पेन ड्राइव है आपकी, आप अपनी पेन ड्राइव पे एक डेटा डाल दो, वो डेटा कहां पर है? इसको ऐसे समझना, आपने कंप्यूटर पर एक पेन ड्राइव डाली, ठीक है, आपने ये पेन ड्राइव कंप्यूटर पर डाली और आपने कंप्यूटर से निकाल ली। जब आप चाहोगे पेन ड्राइव को मतलब लगा के निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से जो है वो आपकी डेटा कहां पर है? आपकी पेन ड्राइव पे। अब क्या होता है, जो इतना बड़ा जो डेटा होता है ना, ये बड़ी जगह पर बहुत सारे ऐसे सीपीयूज, ऐसे सिस्टम्स रहते हैं जहां पर ये पूरा डेटा लोकली स्टोर्ड रहता है। तो ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आप ये पेन ड्राइव को इतना बड़ा कर दो और ये जो चीज, ये जो सिस्टम जो होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जिससे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये यहाँ से डेटा जो है वो स्टोर होके अलग अलग जगह पे चले जाता है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि कंपनी जो डेटा स्टोर करती है, तो वो लिटरली अपने पास एक फिजिकल फॉर्म में ये डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है, जैसे कि अपनी सीपीयू पे, अपनी ड्राइव्स वगैरह पे, राइट? तो ये चीज होती है। और ये कहा, यही चीज आरबीआई ने कही कि जो भी कंपनी डेटा पर काम करती है, सेंसिटिव डेटा पर, पेमेंट रिलेटेड, तो वो इंडिया में ही, इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही वो ये वाली डिवाइस होनी चाहिए जहां पर पूरा डेटा स्टोर्ड रहे। ये इंडिया के बाहर जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये इंडिया के बाहर होगी तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसका मिसयूज जो है वो किया जा सकता है, राइट? क्योंकि डेटा जो है वो बिकते हैं, मैंने अभी आपको समझाया इसके बारे में। और जुलाई, इसके बाद अप्रैल 2018 के बाद जुलाई का समय आया। जुलाई में फिर प्रॉब्लम ये आई कि देखा कि यार जो फॉरेन जो कंपनीज है, और हमें तो चाहिए फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, राइट? फॉरेन कंपनीज को प्रॉब्लम होने लगी, जैसे कि ये पेमेंट रिलेटेड जो फॉरेन कंपनीज हैं, तो ये जो है उनको प्रॉब्लम्स होने लगी कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप जो फॉरेन कंपनीज हो तो आप क्या कर सकते हो, इंडिया में एक उसकी कॉपी जो है वो रखवा सकते हो, आप अपने पास भी रख लो, पर इंडिया में भी इसकी कॉपी जो है वो होना चाहिए, ठीक है? तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई कि आपने अगर इंडिया में इसकी एक कॉपी रख ली, जैसे कि पेन ड्राइव से आपने एक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, आपको पता होगा कि पेन ड्राइव से आप जो है वो डेटा कॉपी करवा सकते हो, राइट? तो वैसे ही इन्होंने कहा कि आप अपना डेटा जो है वो इंडिया में रख लो, मिरर मिरर कर लो, यानी कि एक डेटा जो है वो इंडिया में भी होना चाहिए और एक डेटा वो अपने पास अपने हेडक्वार्टर में रख लो, आपकी जो भी कंट्री है वहां पे, ठीक है? इसके बाद जुलाई में डेटा प्रोटेक्शन बिल सामने आया, डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018। तो इस डेटा प्रोटेक्शन बिल ने ये चीज कही कि जितनी भी कंपनीज हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो कंपनी इंडिया के अंदर डेटा जो है वो अपना स्टोर करके रखें, और अपनी कंट्री में भी आप रख सकते हो। बट अगर कोई क्रिटिकल पर्सनल डेटा है तो वो इंडिया में ही होना चाहिए, वो आपकी कंट्री में नहीं होगा। क्रिटिकल पर्सनल डेटा में ऑब्वियसली बात है कि बैंकिंग डेटा अब इसमें इंक्लूड कर लिए गए। बट इस बिल ने ये चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि क्रिटिकल डेटा क्या होता है। सेंसिटिव डेटा, क्रिटिकल डेटा की तो बात कर गया ये बिल, बट ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्लियर नहीं है। तो ये भी एक लूप होल इसके अंदर हम लोग को देखने को मिला। फिर सितंबर 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा सभी कंपनी से कि अपडेट्स दो कि आप जो है वो डेटा कहां पर, किस प्रकार से लोकली स्टोर कर रहे हो। मैंने आपको बताया ना, लोकल स्टोरेज वो यही चीज है कि डेटा को कहां लोकली आप स्टोर कर रहे हो। और फिर 2018 में आरबीआई ने इस पूरी चीज को जो है वो लागू कर दिया था। ये जो सर्कुलर निकाला था कि जो पेमेंट से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो लोकली ही स्टोर किया जाएगा, तो ये लागू हो गया 2018 अक्टूबर में। फिर फरवरी 2019 का समय आया जब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डीपी आईआईटी, इसके द्वारा एक ड्राफ्ट ई कॉमर्स पॉलिसी रिलीज की गई। ई कॉमर्स पॉलिसी यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो आपको पता होगा ये कंपनीज भी जो है वो आपसे डेटा मांगती हैं, काफी सारा डेटा, जैसे कि आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, और आपका जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स। कई बार जैसे कि आप ऑनलाइन जब पेमेंट करते हो तो आप उसमें फीड करते हो अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। तो ये पूरी चीज, तो इसमें स्ट्रेटेजीज मेंशन की गई किस प्रकार से इसको रेगुलेट किया जाएगा, कि डेटा जो है वो कैसे एक्सेस करेंगे, और डेटा जो है वो स्टोर कहाँ पर होना है, और पूरी चीज की क्रॉस बॉर्डर डेटा जो है, यानी कि अमेजॉन जैसे यूएसए की कंपनी है, फ्लिपकार्ट की बात करें तो फ्लिपकार्ट कंपनी कहाँ पर, सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, बट है तो इंडियन की, बट फिर भी इसके लिए भी यानी कि फॉरेन कंपनी में रजिस्टर्ड है, तो क्या पता वहां पर अपना डेटा रखेगी वो, कि क्या करेगी। तो ये पूरी चीज जब सामने आई, राइट, तो इसको लेकर जो है वो चीजें रही कि यानी कि अगर ये यहाँ पर कुछ इंडिया के अंदर कुछ विवाद होता है ई कॉमर्स कंपनी का डेटा से रिलेटेड किसी के, तो उस विवाद को जो है वो कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि ये कंपनी दूसरी जगह पर रजिस्टर्ड है। अगर कल को इन कंपनी के ऊपर अगर अपन केस करते हैं या कोई भी इशू आता है, कंज्यूमर अगर केस करता है, तो वो केस से कैसे डील करना है, क्या उस कंट्री में जाके डील करेंगे, पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, राइट? कंज्यूमर के लिए कैसे पॉसिबल है, अगर किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ तो उसको केस करना है अमेजोन के ऊपर, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी तो कुछ जुरिस्डिक्शन जो होना चाहिए, डेटा से रिलेटेड लागू होना चाहिए, राइट? तब जाकर तो चीजें सामने आएंगी। और ये जो पीरियड था 18 का, तो उस समय बहुत
डेटा से रिलेटेड मुद्दे मामले सामने आए थे, मैंने पढ़ाया भी था स्टूडेंट्स को। अगर आप मुझे उस समय से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि अपन ने आधार से रिलेटेड भी डेटा के बारे में चर्चा करी थी उस समय। आधार कार्ड से रिलेटेड जब ये आया था कि आधार के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो लोगों से मांगी जा रही है, उनका फिंगरप्रिंट, उनका रेटिना स्कैन, उनकी वेरियस डिटेल्स, राइट, उनको बैंक अकाउंट से आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड है। तो कल को अगर कुछ होता है, एक भी डेटा अगर लीक होता है, तो उनका बैंक अकाउंट रातों रात जो है वो साफ हो जाएगा। एक क्लिक पर बैंक अकाउंट साफ हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको पता होगा। और यही सब चीजें हैं, इसीलिए ये कंसर्न शो किया जाता है कि किसी व्यक्ति का अगर डेटा कहीं लीक हो रहा है, किसी गलत हाथ में चला गया, तो उस व्यक्ति जो है वो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पूरी तरह से जो है उसकी बैंड बच सकती है। तो ये कहानी है कुछ। अब आगे की बात करें, डेटा लोकलाइजेशन क्यों जरूरी है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये नेशन सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा खतरा है, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी कंट्री की, उसके ऊपर भी एक बड़ा खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि मैंने इकोनॉमी की आपसे इसलिए चर्चा करी, इसलिए बात करी, क्योंकि डेटा अगर इंडिया के अंदर लोकलाइज रहेगा तो हम लोग जो है वो सेफ रहेंगे। बट इंडिया के बाहर अगर इंडिया का डेटा जाएगा पेमेंट से रिलेटेड, तो आपको पता है कि काफी सारे ऐसे साइबर थ्रेट्स होते हैं जो कि मास लेवल पर बैंक का बैंक जो है वो खाली करने की दम रखते हैं, बैंक का बैंक। बट उसके लिए उनके पास पर्याप्त डेटा होना जरूरी है। अगर डेटा चला गया तो ऑब्वियसली बात है, बैंक का बैंक। अब आप अपने फोन पर, काफी सारे लोग जो है वो अपने फोन पर पासवर्ड सेव करके रखते हैं, बिल्कुल मत किया करो, बिल्कुल मत। पासवर्ड अगर आपको सेव करके कहीं पे रखना है तो भली पासवर्ड लिखो, बट कुछ एक ऐसे कोड्स, ऐसी डिजिट अपने पास रखो जिसको आप वहां पर स्टार स्टार बना दिया करो। यानी कुछ 4-5 चीजें ऐसी जो कि आपको परमानेंट पता हो कि हाँ यार इतनी आपको याद रहे। जैसी कुछ कुछ चीज होती है, जैसे कि लोगों के डेट ऑफ बर्थ होते हैं, ये सब तो कॉमन होती है, बट फिर भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स डिजिट्स होते हैं जो लोग जो है वो अपने पास रखते हैं याद, और लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे आप नहीं तो आपके पापा का आप जो है वो कर सकते हो, मम्मी का कर सकते हो डेट ऑफ बर्थ, या कुछ भी, या गर्लफ्रेंड का कर सकते हो, बॉयफ्रेंड का कर सकते हो, किसी का भी, राइट, यानी कि अपने वाइफ का, हस्बैंड का, किसी का भी। तो अपोजिट रखो ऐसा, जब आप अपोजिट रखोगे ना सामने वाले का, तब वो रिलेट करने में, जिसके पास भी अगर बाई चांस पासवर्ड भी चला गया तो भी रिलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, वो जो न्यूमेरिकल जो है ना उस पर स्टार्स बना दिया करो, यानी कि ऐसे स्टार, जैसे आपने जो भी पासवर्ड लिखा, जैसे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उस पर आपने स्टार स्टार बना दिया, ठीक है। और इंडिया का आई जो है, अगर आपने कैपिटली यूज किया है तो उसको स्मॉल कर दो, और जिसको स्मॉल यूज किया उसको कैपिटल कर दो, क्योंकि ये वाला जो कोड है ये आप ही को पता होगा। अगर आप स्टोर, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में इतनी सारी एप्लीकेशन है, बहुत मुश्किल होता है, मुझे इवन मुश्किल होता है ये वो करना, अपना पासवर्ड वगैरह मेंटेन करना। बट फिर भी अगर आपको करना है तो आप इस प्रकार की ट्रिक्स यूज किया करो, तो उससे क्या रहेगा कि आप सेफ रहोगे। और यही तो है डिजिटल, इंसान को अवेयर करना है चीजों के बारे में। आज की डेट में डिजिटल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, तो इसके लिए ये डेटा का भी मतलब पता होना चाहिए कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, किसको कौन सा डेटा देना है, कौन सा नहीं देना है, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। पता है, मैं जब कॉल सेंटर पे काम किया करता था, मैं ई हेरिक्स पे काम करता था, जब जैसे ही मैंने 12th अपना कंप्लीट किया था, मैंने सोचा था इंडिपेंडेंट बनना है मुझे फाइनेंशियली, मैं कॉल सेंटर चला गया था। तो मेरी जो प्रोसेस होती थी वो रात में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की होती थी कॉल सेंटर पे। तो वहां पर मैं जो है वो काम किया करता था। पता है, अमेरिकन अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं देते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है, उनसे आप डेट ऑफ बर्थ निकलवा ही नहीं सकते, पापड़ बेलने पड़ते थे डेट ऑफ बर्थ निकलवाने के लिए। अगर बाई चांस हमारे रिकॉर्ड में, सिस्टम में उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो मुश्किल ही है कि कोई दे दे, और बड़ी मुश्किल से जो है वो मिल पाता था। तो वो जो है वो ये बार बार पूछते थे, क्यों मांग रहे हो, कि मतलब क्यों क्यों बताऊं मैं अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ। कुछ लोग आराम से बता देते थे, बट बहुत सारे लोग नहीं बताते थे। और अपने यहाँ तो किसी से पूछ लो बस एक बार कि बर्थडे कब आता है, बस तुरंत लो वही मेरा बर्थडे इस दिन आता है, वो नहीं बताते हैं। क्योंकि आपका काफी सारा जो रिकॉर्ड्स है वो आपके डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स होते हैं वहां पे सभी में आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना रहता है। तो इसलिए तो उनके पास, वो डेवलप्ड नेशन है, तो उनको ऑलरेडी वहां की गवर्नमेंट ने बता रखा है इंपॉर्टेंस अबाउट डेटा सिक्योरिटी, राइट। बट अपने यहाँ नहीं है ये वाली चीज, तो अपने यहाँ भी अपन को अवेयरनेस इसके ऊपर क्रिएट करनी है सिटीजन के बीच में। तो ये आपका मेंस का अप्रोच होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, टेक्नोलॉजीज, काफी सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है उनके द्वारा मोनिटाइज भी किया जा सकता है इंडियन डेटा का, यानी कि पैसे कमाए जा सकते हैं इंडिया के बाहर। मतलब कंपनीज जो है वो करती हैं ऐसा। जैसे कि आज की डेट में आप जो अभी, जैसे आपने ये वीडियो देखा, बीच बीच में जो एड्स आते होंगे वीडियो में, एड्स कौन से आते हैं, जो चीज अगर आप ज्यादा सर्च करोगे ना वही वाले एड्स आएंगे यहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये मतलब बड़ा गंदा सा एड आया है यहाँ पे। अरे गाइस, आपके फोन से आपने या किसी ने जो है वो कुछ ऐसा सर्च किया होगा, इसलिए इस तरीके का ऐड आ रहा है। वो ऐड जो होता है, वो जैसे मैं हूं, मैं लगातार जिस चीज को सर्च करूंगा वो वाले ऐड जो है वो मेरे पास ज्यादा दिखाई देंगे। जैसे, और इवन पता है ये भी होता है, अपना फोन जो होता है ना वो सुनता भी है,
सुनता कैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि ये कंपनीज डाल के रखती हैं अपनी एप्लीकेशन पे। जैसे कि आप जो है वो शादी शादी के बारे में ज्यादा बात करो, मैरिज के बारे में ज्यादा बात करो, एक दिन करके देखना है कि ना हो तो जिस भी दिन आप बात बस करोगे ना किसी से कि यार मुझे ये बुक चाहिए या ये शादी की, तो वो वहां पर पता है वो कीवर्ड्स रिकॉर्ड करता है और उसमें फिर यहाँ पर आपके पास जो है वो उसी से रिलेटेड आप खुद सोच के हैरान हो जाएगी, यार अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने शूज खरीदना था उसकी बात करी अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से, किसी से भी, और अचानक मुझे शूज के एड्स क्यों दिखाई दे रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड है, जितना इजी इसने यानी कि जितनी सुविधा इसने दी है उतना ही जो है वो खतरा जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, राइट, सिक्योरिटी रिलेटेड। समझ पा रहे हो? तो ये वाली चीज भी आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ये वाला एक पॉइंट। चलो एनीवे आगे की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से पूरा जो डेटा है किसी भी कहीं से भी कहीं पर भी जो है वो उपयोग में लिया जा सकता है, कोई भी ऐसा बाउंड्री बैरियर नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण, क्योंकि आप कहीं से भी कोई भी डेटा जो है वो यूज कर सकते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, वही ज्यूरिसडिक्शन की जो मैं भी आपको बता रहा था कि अगर फ्लिपकार्ट के ऊपर केस करना है या अमेजोन के ऊपर केस करना है तो फिर किस कंट्री का नियम लागू होगा, राइट। तो ये ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह अगर होता है तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर, डेटा लोकलाइजेशन को लेकर, तो फिर इनको पकड़ना जो है वो मुश्किल, यानी कि प्रॉपर जो है वो न्याय मिलना जो है वो यहाँ पर मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, चाइना ने एक मतलब टोटल 4 एडवांस नेवल वॉरशिप जो है उसकी डील करी थी पाकिस्तान के साथ, उनमें से एक जो है वो उसने लॉन्च कर दी है। ये वॉरशिप आपको दिखाई दे रही है, नेवल वॉरशिप, जिसके बारे में एक जनरल पता होना चाहिए आपको। ये चाइना ने पाकिस्तान को दे दी है। अब मैंने आपको कल ही आप लोग को बता रहा था चाइना और इंडिया के रिलेशंस के बारे में, जब हमने चर्चा करी थी, जब बांग्लादेश जो है वो चाइना से लोन मांगने को लेकर डिस्कशन कर रहा है, तीस्ता नदी के बारे में, याद है कल बात करी थी अपन ने। जिन बच्चों ने नहीं देखा कल का लेक्चर देख लेना, चाइना और इंडिया के इश्यूज जो है वो पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। और तब मैंने आपको बताया भी था कि कुछ कुछ चीजें ऐसी चाइना करेगा जिसके तहत इंडिया को जो है वो थोड़ा सा खतरा लगे, और वही चीज हो रही है। चाइना जो है वो पाकिस्तान को वेरियस टेक्नोलॉजी से मतलब वो बना रहा है, सशक्त बना रहा है, एम्पावर कर रहा है, वेरियस टेक्नोलॉजीज, वेरियस एडवांस वेपन्स वाली चीजें उसको प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि ये एक एडवांस वॉरशिप जो है वो उसने दे दी है पाकिस्तान को। हालांकि ये जो डील हुई थी वो काफी पहले हुई थी, अभी की नहीं है, बट हाँ स्ट्रैटेजी तो हमेशा से पाकिस्तान चाइना की यही है कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के साथ दोस्ती करें, जिससे कि कल को कोई इशू होता है तो इंडिया की नेबरिंग कंट्री के कंधों पर बंदूक रखकर इंडिया के ऊपर वॉर किया जाए, राइट। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी होती है अटैक करने की, इस प्रकार से। तो आगे की चर्चा करें तो इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो हुई वो हुडोंग जोंग जोंगहुआ शिपयार्ड जो शंघाई में है वहां पर हम लोग को देखने को मिली, और ये पहली शिप है टाइप 54054 क्लास फ्रिगेट की हम लोग को देखने को मिली है। लेटेस्ट सरफेस, सब सरफेस एंटी वॉर वेपन्स है, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, सेंसर्स लगे हुए हैं, तो बेहतरीन है ये। यानी कि बहुत सारी एडवांस फीचर्स इस नेवल शिप में हम लोग को देखने को मिलेंगे, वॉरशिप में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। अब इस न्यूज की चर्चा करें तो 3 दिन की नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली हुई थी, और यहाँ पर इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हम लोगों ने मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट जो है वो इंडियन नेवी के लिए कंडक्ट किए हैं। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट यानी कि अलग अलग मिशंस के लिए, जैसे कि ये मिशंस कुछ हैं, इनके लिए अलग अलग जो नेवी की टीम है वो अलग अलग लोकेशन पर, जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, जो मेजर और सेंसिटिव लोकेशन है, वहां पर हमारी शिप्स और एयरक्राफ्ट जो है वो तैनात रहेंगे, हमारी नेवी के जो ऑफिशियल्स हैं वो तैनात रहेंगे, राइट, हमारी इंडिया की सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो ये स्पेशली क्यों हो रहा है वो तो आप देखो, डायरेक्ट तो चीजें बताई नहीं जाएंगी, बट फिर भी चाइना जो है वो जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, जैसे भी प्रीवियस टॉपिक पे ही हमने देखा कि पाकिस्तान को उसने दिया है वेरियस वेपन्स वाली शिप वगैरह, और भी काफी सारी डील इस प्रकार की कर रहा है वो, तो हमें अपनी तरफ से अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना ही है। और अभी कुछ समय पहले चाइना के साथ इशू ऑलरेडी हमने लद्दाख के रीजन पर देखा, तो इसको लेकर भी इंडिया अपनी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है। और नेचुरली भी एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि कोई भी कंट्री जो है वो उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए, यानी कि कोई भी वीकनेस जो है उसके कारण कोई भी कंट्री जो है उस पर कभी भी अटैक ना करे, या कभी भी इस प्रकार की चीजें ना हो उस कंट्री के ऊपर, जिससे कि बाद में उसको ये पछताना पड़े कि काश पहले कर लिया होता। तो इसलिए हर एक कंट्री जो है वो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करती है, और इसमें इंडिया काफी आगे है। तो इंडिया ने हमेशा से अपनी सिक्योरिटी जो है वो बेटर करके रखी हुई है हर जगह पे, हमने देखा हुआ है। और अभी मैरीटाइम एरिया पर भी, क्योंकि मैंने आपको कुछ समय पहले पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपन ने चाइना का पढ़ा था, जिसमें हमने बात करी थी कि ये चाइना की क्या स्ट्रेटेजी है, इंडिया को हर तरफ से पूरी जगह से जो है वो घेरना, राइट। इंडिया की जो भी कनेक्टिविटी होती है, जैसे इंडियन ओशन रीजन, वहां पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट करना, इसका चाइना का एक मेजर ऑब्जेक्टिव भी था। इसलिए तो उसने पाकिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट जो है वो बिल्डअप किया, सेटअप किया, कंस्ट्रक्ट किया, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में एक जनरल
आपको एक आइडिया होनी चाहिए। तो क्यों क्यों इंडिया जो है वो इंडियन ओशन पर इतनी अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेंथन कर रही है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स होंगे, यानी कि मिशन के ऊपर आधारित जो हमारी जो ऑफिशियल्स होंगे उनको तैनात किया जाएगा। यहाँ पर शिप्स को और एयरक्राफ्ट्स को जो है वो अलग अलग जो सेंसिटिव लोकेशन है वहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा। इंडियन शिप्स मिशन डिप्लॉयड जो हम लोग को देखने को मिलेगा वो किस पर्पस के मिशन होंगे, एंटी पायरेसी, जैसे कि लूटपाट होती है समुद्री क्षेत्र में, तो उसको खत्म करने के लिए। ऑपरेशन गल्फ द्वीप हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये पर्शियन गल्फ में होगा। ऑपरेशन सेंट द्वीप जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो सेंट्रल इंडियन ओशन रीजन है, वहां पर सिक्योरिटी तैनात रहेगी। ऑपरेशन नॉर्दीप जो है वो नदन बे ऑफ बंगाल में हम लोग को देखने को मिलेगा। ऑपरेशन मालदीप तो अंडमान सी और मलक्का जो स्ट्रेट है उस रीजन पर हमारी जो फोर्सेज हैं वो तैनात रहेंगी। ठीक है, तो ये इस चीज को लेकर ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स हम लोग को देखने को मिला है। अच्छा, ये आपने देखा पर्शियन गल्फ, सुनना ध्यान से, ठीक है। पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन रीजन, नदन बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, मलक्का स्ट्रेट, ये पूरी लोकेशन जितनी भी है, इस लोकेशन को इस मैप में आप बनाओ, बताओ मुझे कहाँ कहाँ पर है। स्क्रीनशॉट लो इस पर्टिकुलर वीडियो का, स्क्रीनशॉट लो अभी तुरंत। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो अपना ये चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे झा_सर इसका यूजर नेम है। आप टेलीग्राम पे जनरली आप ये सर्च करेंगे करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप चैनल पे ज्वाइन होंगे आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा ज्वाइन होते ही। यहाँ पे जहाँ पे लिखते हैं ना अपन टेलीग्राम पे नीचे टाइप करते हैं, उसी जगह पर आप देख लोगे एक डिस्कशन ग्रुप भी आपको मिलेगा। उसको क्लिक करना, आप डिस्कशन ग्रुप पे चले जाओगे। चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स डिस्कशन ग्रुप का नाम है। वहां पर आप ये चीज पोस्ट करिएगा, ठीक है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आप चाहे तो मैप ले लें और ये पोस्ट करके बताइएगा कि किस रीजन पर, किस क्षेत्र पर मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको मार्क करके वहां पर शेयर करना है। ठीक है, और कैसे आप करोगे, तो फोन पे एडिट का ऑप्शन होता है, आप फोटो खींच लोगे, फोटो एडिटिंग का जो ऑप्शन नहीं होता व्हाट्सएप पे आपने भेजी होगी एडिट कर करके फोटो का भी किया होगा, तो नहीं तो फिर जनरल फोन का फीचर होता है एडिटिंग का, तो उसमें एडिटिंग कर लेना आप। और अगर खुद से इस प्रकार का मैप बना लो तो फिर तो अलग ही बात है, फिर तो मजा आ जाएगा देख के मुझे। अगर खुद से बना पाओ ऐसा कुछ मैप वर्ल्ड का, प्रैक्टिस करो, क्योंकि बीच में मैंने प्रैक्टिस कराई थी इंडिया के मैप की, आप लोग को कहा भी था, मजा आया था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना डायग्राम जो है भेजा था। वैसे ही अगर आप पेंसिल से जो है वो बिल्कुल पेपर पे बना लो, पेन पेंसिल से इस प्रकार का वर्ल्ड मैप, और फिर उसमें मार्क करो, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल देख के। एंड बस गाइस, आज के लिए सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, और अभी आपको जाना नहीं है, कोई जनरल स्टडीज के टॉपिक्स एज अ होमवर्क दूंगा, बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि गाइस इस लेक्चर की जो पीडीएफ है उसका आप पैकेज ले सकते हैं पर मंथ का। पर मंथ के पैकेज में आपको बहुत सारी सर्विस मिलती है। पीडीएफ को होने का एग्जैक्टली ये फायदा होता है कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप सिंपली लेक्चर को देखें डेली, और आपके पास स्टडी मटेरियल रेगुलरली आपको मिलेगा। जैसे कि आप सुबह लेक्चर देख रहे हैं तो रात में सोने से पहले लेक्चर की पीडीएफ आपके पास रहेगी। आप इस पीडीएफ को जो है वो रीड करके रिवाइज कर सकते हैं जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। इसके अलावा एक हफ्ते बाद यानी कि संडे को जो है वो आपको एक सिंगल पीडीएफ दी जाती है जिसमें पूरे पिछले हफ्ते के पूरे टॉपिक्स होते हैं, वो आपके रिवीजन के लिए होते हैं, वीकली रिवीजन के लिए वो आपको दिए जाते हैं। ऐसे ही आपको मंथली रिवीजन के लिए भी एक मंथली सिंगल फाइल दी जाती है जिसमें पूरे मंथ के पर डेट वाइज डेट जो है वो लेक्चर की पीडीएफ जो होती है, स्टडी मटेरियल जो होता है वो अवेलेबल होता है। यानी कि जो आप स्क्रीन पे पूरी चीजें देख रहे हैं वो पूरी चीजें आपको जो है वो ऑन पेपर ई फाइल में आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ई फाइल में, पीडीएफ में। ठीक है, बट काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को जैसे कि ई फाइल से पढ़ने में मजा नहीं आता, रिटेन नहीं कर पाते ज्यादा देर तक, तो उनके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। उनको एक मतलब जो प्रिंट फॉर्मेट में जो है वो मैगजीन प्रोवाइड की जाएगी, राइट। हैंडआउट्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा, 60 या 100 पेजेस के आसपास होगा वो, 60 to 100 पेजेस के आसपास, डिपेंड करेगा किस मंथ पे कितनी न्यूज होगी। तो जैसे ही मंथ खत्म होता है उसके 1-2 दिन के बाद जो है वो आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में ये मैगजीन प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो ये और साथ ही साथ एक और चीज, संडे के दिन एक करंट अफेयर्स का टेस्ट आता है, उसकी पीडीएफ भी इसमें इंक्लूड होती है इस पूरे पैकेज में। और इस पूरे पैकेज की कीमत मात्र 100 रुपीज पूरे महीने के लिए। एक महीने का सब्सक्रिप्शन मिनिमम 100 रुपीज है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप इसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे तो पूरी डिटेल्स जो है वो दे रखी है कि आपको कैसे परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन पर भी, और कमेंट बॉक्स के पिन मैसेज पे आप देखेंगे तो पूरी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, एंड जनरल स्टडीज के टॉपिक्स जो है जिसको आप पढ़ लीजिएगा, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे डीएनए से रिलेटेड, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और नो कॉन्फिडेंस मोशन, लगातार नो कॉन्फिडेंस मोशन न्यूज में है, चाहे वो राजस्थान का केस देख लो, चाहे वो मध्य प्रदेश का केस देख लो, और अभी जो है वो एक और स्टेट को लेकर जो है ये नो कॉन्फिडेंस मोशन न्यूज में आ गया है। तो इतनी बार केरला स्टेट को लेकर आया ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो इतनी बार ये न्यूज में हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो इससे रिलेटेड
एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे। नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप इसको पढ़िए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी में आपको मिल जाएगा। डिटेल में पढ़िए और इन तीनों टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। और जो एमसीक्यू मैंने आपको दिया था लोकायुक्त का, उसका करेक्ट आंसर है सी 1, 2 एंड 3। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा चैनल का नाम है, चेक कर लीजिए आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। वैसे ही टेलीग्राम का एक चैनल है जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के दौरान बता ही दिया है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे गाइस, टाटा।